हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक और बेहतरीन से सेशन में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। आज अपन कूलम्स लॉ के ऊपर बाकी का कहानी करेंगे और देखेंगे कितना मजा आएगा। कल का होमवर्क भी करेंगे। तो अभी तक अपन ने काफी कुछ पढ़ा है। लास्ट क्लास में अपन ने एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ के ऊपर बात करी थी, पेंडुलम प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से करा था, कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे, कुछ होमवर्क दिया था उसे आज अपन करेंगे जो तुमसे नहीं होने वाला था। तो यस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन पीवाईक्यू जो है वो भी करेंगे आज 3 4 5 6 7 8। फिर आज एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, और पढ़ेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो आज का क्लास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में से एक होगा जहां से खूब सारे कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, क्वेश्चन भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मस्ती भरा गेम करते हैं, मस्ती भरा गेम करते हैं। तो लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था पेंडुलम प्रॉब्लम। तो मैंने बोला था पेंडुलम का हमने इक्विलिब्रियम एनालिसिस किया, याद है तुम लोगों को? यस सर, अपन ने एक पेंडुलम लिया था, मैंने बोला था इन दोनों के ऊपर चार्ज है, याद है तुम लोगों को? अगर ये चार्ज दोनों बराबर है, बोलो जल्दी से, तो क्या होगा? दोनों क्या होगा जल्दी से बताओ। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तुम लोगों को कि सर आपने बताया था नीचे लगेगा mg, है कि नहीं, इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये कुछ एंगल बना देगा। अब मैं थोड़ा सा इसके डायमेंशंस को और बढ़ाऊंगा, अगर याद नहीं है तो थोड़ा मैं रिवाइज करवाऊं। देखो लास्ट क्लास में मैंने एप्लीकेशन ऑफ पेंडुलम प्रॉब्लम, लास्ट क्लास का ही ये पेज है, तो मैंने बताया था दो अगर मास है और चार्ज है, उसको अपन इस तरीके से बना के अगर छोड़ दिए हैं तो क्या होगा? एक ही पॉइंट से, तो ये एकदम से चार्ज और मास के चलते क्या होगा? फोर्स लगेगा, दोनों खुपचू हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, उस समय पे टेंशन का एक कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा, टेंशन का दूसरा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करेगा। ये लास्ट क्लास में अपन ने कवर किया। अगर इस फोटो में कुछ भी किसी को दिक्कत है तो प्लीज आप लास्ट क्लास देखिए, यानी कि लेक्चर नंबर आप 7 को रेफर कीजिए या 8 है। चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था अगर इन दोनों का मास सेम है तो ये दोनों इक्वल एंगल बनाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। फिर बताया था कि ये एनालिसिस हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम का, और उस समय पे ये जो टेन थीटा होता है इसको बड़ा अच्छे से बताया था। टेन थीटा होगा ये हॉरिजेंटल वाला फोर्स बाय नीचे वाला फोर्स। आज इसका ऑपरेशन करेंगे। तो हॉरिजेंटल वाला फोर्स हो गया Fe और नीचे वाला फोर्स हो गया mg। तो ये अपन ने एक चीज बहुत अच्छा सीखा था। फिर हमने देखा था कि ये टेन थीटा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोलो याद है तुम लोगों को? ऑल्सो हमने क्या सीखा था? टेन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब जो मैं बात करने वाला हूं उसको थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। देखो जरा सा इस क्वेश्चन को देखो जरा सा। मान लेते हैं कि दो मास m1 और m2 है। चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों पे लगता है। मान लो एक ब्लॉक का मास m1 है, दूसरे का m2 है। तो मेरा क्वेश्चन है कि इफ, ये क्वेश्चन है, मान लो अगर इफ m1 ग्रेटर देन m2 है, क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, और q1 q2 के बराबर भी हो सकता है, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब लिखते हो तुम, तो तुम लिखते हो k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, या इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस लेना चाहो। अगर तुम x डिस्टेंस लेना चाहते हो तो x स्क्वायर लिख सकते हो इन दोनों के बीच का। हाँ सर, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम x लेना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर हो जाएगा। अगर x लेना चाहेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर दोनों का मास अलग है तब जो वर्टिकल के साथ ये वाला स्ट्रिंग बनाएगा एंगल, और वर्टिकल के साथ ये वाला जो स्ट्रिंग एंगल बनाएगा, ये दोनों एंगल पे क्या कमेंट कर सकते हो तुम? ये अल्फा और बीटा पे कर सकते हो क्या कमेंट? जल्दी से बताओ। तो अगर मैं बोला इफ m1 इज ग्रेटर देन f2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताओ तो। ए अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, बी अल्फा इज लेसर देन बीटा, सी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, डी मोर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। मोर इन्फो इज रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। तो सर आपने अभी तुरंत तो बताया है, ये जो एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ कोई भी स्ट्रिंग,
क्योंकि मास बराबर है, क्योंकि मास बराबर है, m1 और m2 दोनों m के बराबर है। अगर मास बराबर होगा तब तो हमें पता चल गया कि एंगल भी बराबर होगा। लेकिन ये क्योंकि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं लिखूंगा यहां पे, देखना, वी नो दैट, सॉल्यूशन इसका क्या है, देखो हम क्या जानते हैं जल्दी से बताओ, हम क्या जानते हैं जल्दी से बताओ, वी नो दैट, जल्दी बताओ क्या जानते हैं हम, टेन थीटा या अल्फा या बीटा, ये जो भी वर्टिकल के साथ एंगल है, यानी कि टेन अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, टेन बीटा इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी कि ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब, जिसका मास होगा ज्यादा उससे बनने वाला एंगल होगा कम, कि जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा। कब, 0 से लेकर 90 डिग्री तक की बात हो रही है। अक्यूट एंगल में हमेशा ये होता है टेन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। बोलो, तो यहां पे मैंने बोला m1 इज ग्रेटर देन m2, तो ये जो नीचे खींचने वाला फोर्स होगा m1g, ये जल्दी ओवरकम कर लेगा t cos थीटा को, t sin थीटा को, Fe बैलेंस करेगा। ये क्या बोला, दोबारा से सुनो, दोबारा से सुनो। अगर दोनों का मास अलग है तो ये एंगल अलग बनेगा, पहली बात तो क्लियर हुआ। ये वैसा ही है जो वेक्टर में मैंने पढ़ाया था कि दो आदमी मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक इधर एक इधर, दोनों बराबर लगा रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा, मैं बीच में जाऊंगा। लेकिन एक जो फोर्स लगा रहा है इधर, वो मान लो 20 न्यूटन का लगाया, और एक जो इधर लगा रहा है वो 5 न्यूटन का लगा रहा है। अब मैं बताओ किधर जाऊंगा, जिधर ज्यादा ताकत होगा उसकी तरफ झुक जाऊंगा, तो उससे एंगल कम बनाऊंगा। मेरे को ये भी लगा रहा है फोर्स और ये भी लगा रहा है, ये ज्यादा ताकतवर फोर्स है, तो इसकी तरफ जाऊंगा। अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, अब ऐसे जाऊंगा। देखो, फोर्स दोनों लगा था लेकिन गया इधर, मतलब अब जो एंगल बनेगा इससे वो कम एंगल बनेगा। बोलो, मजा आया तुम लोगों का, मजा आया, समझ आया, अच्छा लगा। तो यहां पे अब ये एंगल छोटा होगा जिसका मास बड़ा है। क्या एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुम लोगों को? मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगल के, तो जिसका मास बड़ा उसका एंगल छोटा, तो मास बड़ा है तो एंगल। सर आप टेन थीटा को सीधा एंगल क्यों बोल देते हो? ये कितनों के दिमाग में आया, कमेंट करके बताना। तो क्योंकि टेन थीटा थीटा की तरह बिहेव करता है स्मॉल एंगल के लिए। और दूसरा लॉजिक, टेन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से 90 के बीच में, ये होता है इसका ग्राफ। 0 से 90 के बीच में ये बढ़ता है, यानी कि ये सीधा जनरल तुम ऐसे समझो, कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं देगा। टेन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा फॉर दिस स्मॉल एंगल, और अभी बहुत छोटा ही एंगल बनेगा, ये बहुत बड़ा एंगल नहीं बन रहा है, इसीलिए ऐसा काम करते हुए। बोलो, मजा आया? तो ये क्या हो जाएगा, m1 इज ग्रेटर देन m2, यानी कि mg का एक बढ़िया सा इफेक्ट मैं तुम्हें यहां समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये m1 इज ग्रेटर देन m2 हो गया, तो इसका मतलब जो एंगल होगा m1 के साथ वो छोटा होगा, तो बी आंसर हो जाएगा। अब इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन बनाता हूं तुरंत मैं, पेंडुलम के ऊपर। देखो, तुम्हें मजा दिलाते हुए चल रहा हूं, अब होमवर्क भी करवाऊंगा और इसको भी यूज करवाऊंगा, ये इसको टेन थीटा बराबर हॉरिजॉन्टल बाय नीचे वाला। एक और क्वेश्चन देखते हैं पेंडुलम के ऊपर, जरा देखना। सपोज करो कोई भी एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है, एक स्पेस है ग्रेविटी फ्री स्पेस, देखना, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ओके। और मैंने क्या किया, ऐसे ही दो चार्ज को लिया ऐसे और ऐसे, दो चार्ज को लिया ऐसे और ऐसे, इसके ऊपर चार्ज रख दिया Q1, इसके ऊपर चार्ज रख दिया Q2, इसका कुछ लेंथ ले लिया। अब मैंने इसको छोड़ दिया, ऐसे पहले पकड़ के बैठा हुआ था, ऐसे फिक्स कर रखा था, अब इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा बताओ तो? दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, कौन ज्यादा कौन कम, जल्दी बताओ। वर्टिकल के साथ दोनों का एंगल कितना होगा इस बार, बताना तो जरा सा। इसका मास है, इसका मास m1 इज ग्रेटर देन m2 है, m1 इज लेसर देन m2 है, अब बोल दिया मैंने। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, बताना तो इसका आंसर जरा सा कितना होगा। सर m1 से रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो यहां पे ये फोर्स लगेगा ही नहीं। जब ये फोर्स नहीं लगेगा तो सिर्फ रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स लगता जाएगा, कोई दुनिया में रोकने वाला ही जन्म नहीं लिया, तो बिल्कुल ऐसे ही कैसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा।
इस बार इन दोनों के बीच में इक्वल एंगल बनेगा और दोनों 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि ऐसे छोड़ोगे तो वर्टिकल के साथ ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा और दोनों इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। देखो कितना मजा आया तुम्हें। अब ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। अब मैं इसमें 3 क्वेश्चन बना सकता हूं। पहला क्वेश्चन, फाइंड अल्फा एंड बीटा। फाइंड अल्फा एंड बीटा, फाइंड अल्फा फाइंड बीटा। कॉन्सेप्ट समझ ही गए तुम लोग। दोनों कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों π/2 होगा। बोलो मजा आया क्या तुम लोगों को ये क्वेश्चन देख के? देखो क्यों, क्योंकि mg है ही नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस है भाई, दिमाग को खोल के काम करना है। फिर अगला क्वेश्चन मैंने पूछा इसी क्वेश्चन में, ये लेंथ स्ट्रिंग कितना है, एल एल, ये एल है, ये एल है। मैंने बोला कि बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है, ये Q1 है, ये Q2 है। फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। फाइंड द एंगल बिटवीन द चार्जेस, ये 180 डिग्री होगा। ये अल्फा और बीटा क्या है, एंगल मेड बाय ईच चार्ज विद वर्टिकल। ये क्या है, एंगल, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा बता रहा हूं मैं, एंगल मेड बाय ईच चार्ज विद वर्टिकल। कितना अच्छा चीज बताया मैंने वो, देखो वर्टिकल के साथ एंगल 90 डिग्री का है। लेकिन इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया मैंने, सपोज करो, और मैंने इस बार पूछा क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द एंगल बिटवीन, क्या पूछा, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन ईच चार्ज एट इक्विलिब्रियम। तब क्या होगा आंसर, उसका आंसर कितना होगा, 180 डिग्री। देखा, दोनों चार्ज के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री का बना देगा। अब मजा आया। फिर मैं पूछा फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, फाइंड Fe, ये निकालो। तो इस बार Fe निकालने के लिए क्या करोगे, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R क्या लोगे, क्या ये L लोगे, नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लोगे तुम, 12 लोगे। ये सब चीज गलती मत करना। देखो एक छोटा सा चीज पे कितना सारा चीज बना सकते हैं अपन। तो ये चीज डेवलप करना है, स्किल्स डेवलप करना है कि नहीं। तो यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर लिख लेंगे सर, इसको सॉल्व कर लेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन सर बता दिया आपने। अब जो होमवर्क दिया था नीट का PYQ, उसे पहले सॉल्व करते हैं। आज देखो ये क्वेश्चन 2016 का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, ठीक है। बोल रहा है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। एक पॉइंट से 2 चार्ज स्फीयर को मैंने सस्पेंड कर दिया ऐसे, बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। लेंथ बताया है, L लिखना चाहिए यहां पे, लेंथ L आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस D वेयर D इज लेसर देन L। ओके, तो ऐसा नहीं बनाया उसने, बोला पहले इन दोनों को हमने एक डिस्टेंस पे बना के छोड़ा हुआ है। बोला ये लेंथ बहुत बड़ा है इस लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो बड़ा सा स्ट्रिंग होगा, कहने का मतलब ये है। तो ये डायग्राम भी अच्छा नहीं बनाया मैंने। तो ये सब चीज तुम्हें सोचना है, ये लेंथ बहुत ज्यादा है और ये लेंथ कम है, ऐसा क्वेश्चन वालों ने बोला। इन दोनों के बीच की दूरी लेंथ से छोटा है, यही बताया इसने। बोला इन दोनों के बीच की दूरी D है, देख लो क्वेश्चन में, D इनिशियली एट अ डिस्टेंस D अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। ठीक है, म्यूचुअल रिपल्शन से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, D है, ये क्वेश्चन वालों ने बोला। यहां से अगर मैं कोई लाइन खींचता हूं, ये दूरी कितना हो जाएगा, D/2। ठीक है, रहने दो, क्वेश्चन ठंड रखने दो। अब बोला है कि द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट कांस्टेंट रेट। तो जैसे ही मैंने दोनों को रखा ऐसे, दोनों इधर गया, दोनों एक जगह पे सेटल डाउन हुआ, इक्विलिब्रियम पे ये हालत क्वेश्चन वालों ने हमें बताया कि भैया इक्विलिब्रियम पे इन दोनों के बीच की दूरी D है और अब ये D/2 है, ऐसे हटा दो इसको D/2 को, तो ये D है, इक्विलिब्रियम पे हालत ऐसा था D पे, ऐसा क्वेश्चन था। अब बोला कि किसी कारणवश इस पे जो चार्ज है और इस पे जो चार्ज है वो लीक होने लगा, मतलब चार्ज निकलने लगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, तो चार्ज खत्म हो रहा है, कहने का मतलब ये है। अब जब चार्ज खत्म हो रहा है इससे, सुनना ध्यान से मेरा बात,
अब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव होगा, जो भी होगा। बोला चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट कांस्टेंट रेट। मतलब चार्ज का लीक होने का रेट, इसका मतलब क्या, dq बाई dt। ये समझो आप ध्यान से, ये क्या लिखा सर, यह रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, और ये dq बाई dt क्वेश्चन वालों ने बोला कि कांस्टेंट है, इसका जो रेट ऑफ लीकेज है वो कांस्टेंट है। देखो कितना शानदार चीज बोला एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोचेस ईच अदर विद द वेलोसिटी v, देन v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ x। बोला v और x का क्या संबंध है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं तब सॉल्व कर पाएंगे। देखो पहले किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे था ये, जब चार्ज लीक होने लगा इससे तो क्या हुआ, ये डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। बोलो हाँ है ना, जब चार्ज लीक हो रहा है तो ये डिस्टेंस कम हो रहा है, कोई एक डिस्टेंस x पे दोनों आ गया, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, x। अब समझना बात को, जब दोनों के बीच की दूरी हो गई x, तो अब हालत कुछ और हो गया होगा, ऐसा कुछ चेंज हुआ होगा इसके बीच में। हाँ सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेट करना। ये और ये दोनों के बीच का दूरी चेंज होकर अब एक पर्टिकुलर दूरी हो गया, लेट इट बी x। अगर ये x है तो यहां से मैंने बार बार बोला है तुम्हें, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहां से तो ये दूरी कितना हो जाएगा बताओ मुझे। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहां से, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बन नहीं पा रहा है क्या, ओके, तो ये दूरी कितना हो जाएगा x/2 और ये भी हो जाएगा x/2, ठीक है। चार्ज ये बहुत ज्यादा बड़ा है इस डिस्टेंस से, इसका मतलब ये एंगल कम होगा, हमेशा ऐसा होता है। तुम लेंथ बहुत बड़ा कर दो और ये बोलो कि ये लेंथ बहुत बड़ा है इस डिस्टेंस से, तो एंगल बहुत छोटा बनाएगा। बोलो हाँ है ना, तो ये जो भी एंगल बनाएगा ये स्मॉल है, थीटा इज स्मॉल है। ये किसने बताया थीटा स्मॉल है सर आपको, ये L इज ग्रेटर देन D ने बताया मुझे, क्योंकि इस क्वेश्चन ने बोला है L इज ग्रेटर देन D, मतलब D इज लेसर देन L, ठीक है ना, यानी कि L बड़ा है, इससे पता चला एंगल छोटा। अब तुम्हें एक काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। अगर तुम यहां पे हो और तुम्हारा ये डिस्टेंस है x और तुम आगे जा रहे हो, इस x के रेट ऑफ चेंज को ही वेलोसिटी बोलते हैं, dx/dt। बस इतना याद रखो, अभी इसको नहीं आता है उसके लिए बोला, यानी कि वेलोसिटी होता है dx/dt। अभी 11th क्लास मॉर्निंग में पढ़ा रहे हैं काइनेमेटिक्स, वहां पे ऑपरेशन करेंगे इन सब चीजों, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, पहले ये दूरी पे था d पे, धीरे धीरे किसी एक पर्टिकुलर x पे आ गया, ये दोनों के बीच का दूरी कितना बोला क्वेश्चन वालों ने, भैया अब इन दोनों के बीच की दूरी हो चुकी है x, कितना हो चुका है x इन दोनों के बीच। जब x हो गया है तो चार्ज लीक होने के चलते नीचे जा रहा है, ये क्वेश्चन ये है। तो याद करो वो दिन, क्वेश्चन कहां से शुरुआत हुआ है, इक्विलिब्रियम से। तो इक्विलिब्रियम का एनालिसिस मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, अभी भी इक्विलिब्रियम में ही है, थोड़ा कोई एक डिस्टेंस पे चेंज हुआ है, लेकिन ये जो लीकेज हो रहा है ये इतना स्लो मोशन में हो रहा होगा कि ये बहुत धीरे धीरे आ रहा है, जैसे कि घड़ी का आर्स वाला हैंड देखो आर्स वाला हैंड को देखो, थोड़ी देर और थोड़ी देर देखो और थोड़ी देर देखो, मिनट वाला हो सकता है 1 मिनट तक चक्कर मार के 60 सेकेंड कर दे, सॉरी सेकेंड वाला, मिनट वाला हो जाए तुम्हें एक खिसकता हुआ दिखे, लेकिन जो घड़ी में 3 सुई होती है, एक जो सेकेंड को बताती है, एक जो मिनट को, और दूसरा जो घंटे को बताती है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसको आर्स हैंड बोलते हैं, ओके। तो आर्स हैंड को देखोगे तो भैया वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, हाँ सर, उसमें चेंज हो ही नहीं रहा है, हाँ सर, लेकिन 1 घंटा खेल धूप के आओ तो वो जिस भी समय पे हो, तुम अभी मान लो 8 बजे हो तो 8 के बाद 9 हो जाएगा वो, बोलो हाँ है ना। तुम 8:30 बजे लेक्चर देख रहे हो, 8:45 बजे, 9 से वो 10 हो जाएगा, 1 घंटे बाद होगा। लेकिन अगर उस आर्स हैंड को देखोगे तो वो तुम्हें सीधा ही दिखेगा, जबकि सेकंड वाला चलता हुआ दिखेगा। ये चल तो रहा है लेकिन बहुत स्लोली चल रहा है। तो वैसे ही यहां पे भी होगा, जब ये चार्ज लीक हो रहा होगा तब ये अट्रैक्ट तो हो रहा होगा लेकिन बहुत धीरे हो रहा होगा, क्योंकि इसने बोला चार्ज लीकेज
dq/dt जो है वो कांस्टेंट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। अब मैंने तुम्हें एक ज्ञान दिया, बोला इसने कि किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बात करो, इसीलिए मैंने बोला पर्टिकुलर डिस्टेंस पे x के रेट ऑफ चेंज को वेलोसिटी बोलो। पूरा कहानी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में मैंने अभी तुरंत ऊपर में सिखाया है 2-3 कॉन्सेप्ट तुम्हें कि बेटा ये जो tan थीटा होता है इसका 2 फॉर्मूला हमेशा यूज करना। एक तो नीचे हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय नीचे वाला फोर्स, और दूसरा ये भी यूज करना कि tan थीटा ये p/b ये वाला याद है तुम्हें, x/2 और ये वाला y जो भी है x/2l लिख देता हूं, ध्यान रखना। अब जब मुझे पता है ये एंगल बहुत छोटा है तो ये tan थीटा sin थीटा के भी बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, मजा दिला दिया आपने। तो अब कहानी रंग लाई और इधर ध्यान से देखो, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है इस क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है इस क्वेश्चन में, इसके रेस्पेक्ट में, तो ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी हम सबको बराबर ही मान सकते हैं। बोलो हाँ या ना? बराबर मान सकते हैं क्योंकि एंगल बहुत छोटा बनेगा। तो tan थीटा लिखो, sin थीटा लिखो, दोनों बराबर की तरह बिहेव कर जाएगा इस बार सर। बोलो मस्ती बड़ा गेम चल रहा है। तो ये क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस है और ये बहुत छोटा है, इसीलिए इन सबको हम बराबर मानेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। सर आपने बताया इक्विलिब्रियम का एनालिसिस कि tan थीटा जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना होगा जल्दी से बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो दोनों को लिख दो Q² क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है, आइडेंटिकल चार्ज, इसका मतलब दोनों पे चार्ज सेम है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समय दे रहा हूं, 2-3 बार घर में भी करना तुम लोगों को, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन तो पेड बैच में नहीं होता। मैं तुम्हें यूट्यूब के फ्री क्लास में इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूं। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस, अंडरस्टैंड इट, ये सब चीज सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो tan थीटा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x²। ऑल्सो मैंने तुम्हें अभी तुरंत पढ़ाया है tan थीटा क्या होगा p/b, p क्या है यहाँ पे x/2 और b कितना लिखोगे l। अब समझ आया मैं l क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा बड़ा है, देखो ये क्वेश्चन वालों ने दिया है, अदरवाइज मैं नहीं लिख सकता था ये, अदरवाइज ये कोई दूरी लिखना पड़ेगा, जबकि ये मैं क्यों लिख पा रहा हूं l? क्योंकि ये बहुत छोटा डिस्टेंस है। वैसे भी देखो ना, जब ये बहुत छोटा डिस्टेंस हो जाएगा, मान लो इतना छोटा है और तुम बहुत दूर से देखोगे, किसी एक बहुत दूर से देखोगे, यहां से ये डिस्टेंस को देखोगे, देखो ध्यान से मजा आएगा तुम्हें, ये डिस्टेंस को देखोगे, ठीक है, फिर ये डिस्टेंस को देखोगे, ठीक है, फिर ये डिस्टेंस को देखोगे, ठीक है, देख रहे हो ये तीनों लगभग लगभग बराबर ही होगा। मेजर करके देखना तुम लोग घर में, चीजें समझ पा रहे हो? इसीलिए मैं एल लिख पाया। देखो एक एक चीज, फिजिक्स इतना बढ़िया सब्जेक्ट है ना, जहां पे हर एक चीज तुम्हें पता चल जाता है कि कौन क्यों कैसे सब। अब मैं ये दोनों एक ही एंगल को बता रहा है ये इक्विलिब्रियम वाला, तो मैं दोनों को बराबर कर देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो मेरे पास क्या आया वो देखो, देखो मैंने बोला था ना दोनों को हमेशा यूज करते हैं, मजा आया ना तुम्हें? ये और ये बराबर हो गया, तो लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाय x² इज इक्वल टू x/2l। अब ये x और x मल्टीप्लाई होके कितना हो गया जल्दी से बताओ? x³ और ये 2l और ये सबको ऊपर कर दो, तो ये 2l ऊपर गया, लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे लिख लो और ये Q² यहां लिख लो। अब ध्यान से इस चीज को देखो, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये एक कांस्टेंट है क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है? हाँ दोस्त, और क्या कांस्टेंट है जल्दी बताओ? पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ये सब क्या है? कांस्टेंट। जब ये सब कांस्टेंट है तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि ये Q² प्रोपोर्शनल टू x³ है, जहां पे ये सब कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हाँ सर बोल सकते हो, तो मैं बोलता हूं Q² इज प्रोपोर्शनल टू x³। बोलो मस्ती भरा गेम है, जीवन का ले ले मजा। अरे 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 इधर आ जा रे। हाँ सर बोल सकते। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, इसको डिफरेंशिएट करता हूं। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये क्यों डिफरेंशिएट हम करेंगे, हमें कैसे पता डिफरेंशिएट करना है?
क्योंकि इस क्वेश्चन ने पूछा क्या और दिया क्या। इसने दिया द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट कांस्टेंट रेट। इसका मतलब ये dq/dt दिया और इसने बोला कि द v मतलब वेलोसिटी वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x, यानी कि v क्या होगा dx/dt। यानी कि ये खुद बोल रहा है कि v और dq/dt को जब तुम्हें यूज करना है तो तुम्हें डिफरेंशिएट करना होगा। इससे पता चला कि मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है। आया मजा। अब यहां पे चेन रूल चलेगा। ये इसको अगर मैं किसी जनरल चीजों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं टी के रिस्पेक्ट, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, dq²/dt प्रोपोर्शनल टू dx³/dt। हाँ सर बहुत मजेदार। अब इसको चेन रूल लगाना पड़ेगा। देखो dq² को dq के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर यहां लिखना पड़ेगा dq/dt। इसको बोलते हैं चेन रूल। देखो ये जो यहां पे ये मैंने बताया है, अगर किसी को इसमें दिक्कत आया तो जाके मेरा ही बेसिक मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन में चेन रूल सिखाया है, वो लेक्चर जाके देखो। थंबनेल के ऊपर लिखा होगा, डिफरेंशिएशन के 2-3 लेक्चर आए उसमें चेन रूल पढ़ लो। तो ये हो गया कितना, q² पे x का पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो होगा nxn-1 2q। और क्वेश्चन वालों ने बोला dq/dt कांस्टेंट है, तो लिख लो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट c लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वालों ने अभी तुरंत बोला था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। देखो यहां पे द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट कांस्टेंट रेट। अरे वाह सर। अब बात को आगे बढ़ाओ, यहां पे इक्वल टू लिख के भी तुम एक नया कांस्टेंट दे सकते हो और उस कांस्टेंट को तुम 4πε0/2l लिख सकते हो, मन करे तो लिख लो 4πε0/2l। इसमें क्या ही जाता है हमारा, लिख लो लिख लो, क्योंकि ये इधर गया ये इधर गया, तभी तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी लिखा है वेयर k इज 4πε0/2l। बोलो मजा आया कि नहीं आया तुम लोगों को। तो ये सब कांस्टेंट था इसीलिए मैंने प्रोपोर्शनलिटी लिखा था। अब x³ को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से पहले x³ का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर x का करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में। ये क्वेश्चन जब मैं 2009-10 में सॉल्व करता था अपने टाइम पे, मुझे भी ये क्वेश्चन मुश्किल लगता था, लेकिन जब अभी 3-4 बार कर दिया तब ये पता चला कि इसमें कुछ नहीं करना होता है, ये इक्विलिब्रियम वाला 2 फॉर्मूला लगाना होता है, फिर दोनों को बराबर करके ये रिजल्ट निकालना है। जैसे ही ये रिजल्ट निकला उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। तो ये तो तुम्हें बड़ा अच्छे से सिखाया, डिफरेंशिएशन तुम्हें बड़ा अच्छे से सिखाया, तो तुम यहां तक खटाक से पहुंच जाओगे। क्या दिक्कत आएगा। हाँ सर, ये हो जाएगा k × 3x², बोलो, और dx/dt हो गया v। हमें यही तो चाहिए था कि v चाहिए था x के फंक्शन में, तो मैं लिखता हूं v इज इक्वल टू, अब इन सब को इधर भेज देता हूं 2qc/3kx²। अब जरा सा इसको देखो तुम, तो ये 2 भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। इन सबको एक नया कांस्टेंट का नाम दे दूं, दे दो सर k'। अब बचा ये q/x²। अब ये q के बारे में सोचो, यहां पे देखो तुम, तो ये q किसके बराबर है, यहां से तुम q का वैल्यू निकालो। देखो q का वैल्यू निकालो, तो q का वैल्यू देखोगे तो ये पावर 2 हटाना पड़ेगा, तो पावर 2 हटाओगे तो x का पावर 3/2 हो जाएगा। तो लिख सकते हो q इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू x का पावर 3/2। लेकिन कांस्टेंट का लफड़ा ही नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शन में प्रोपोर्शनलिटी ही पूछा है, इसीलिए मैं शुरुआत से ही कांस्टेंट को नहीं देख रहा हूं। आया समझ में, क्योंकि ऑप्शन में प्रोपोर्शनल है। तो जब तुम इसे सॉल्व करते हुए आए, तुमने देखा q इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3/2 है, तो इसका वैल्यू लिखा मैंने x का पावर 3/2। यहां पे लिखो इस q के वैल्यू क्या लिखा मैंने, k' x का पावर 3/2, और ये x का स्क्वायर, जब ये ऊपर गया तो हो गया k' इंटू x का पावर 3/2, और बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। जब इसको सॉल्व किया तुमने तो आया v इज इक्वल टू k' इंटू ये x का पावर, देखो ध्यान से, ये हो गया 2 2 जा 4, एलसीएम लो और फिर इसमें करो सॉल्व, 3 - 4/2,
ये हो गया k डैश इंटू एक्स का पावर -1/2। तो ये कांस्टेंट है, तो तुम लिख सकते हो यहां पे दिस v इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर -1/2। ये याद रखना, नीट के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सब बच्चा याद रखता है, तो तुम भी याद रखना 1/√x के प्रोपोर्शनल है ये। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x। इसी को √x बोलते हैं। देखो √x ज्यादा बढ़िया याद रहता है बच्चों को। अगर ऑप्शन नहीं मिला तो ऊपर जाए x का पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2। तो ये टेक्निक में सिर्फ 3 चीज मैंने यूज किया। एक तो इक्विलिब्रियम का ये दोनों फॉर्मूला हमेशा बताता हूं वो, उससे एक रिजल्ट निकाला। इसको डिफरेंशिएट इसलिए किया क्योंकि dq/dt दिया है और dx/dt v होता है। देखो एक एक चीज लॉजिकल है। फिर जब बाहर आके आते हुए आए कैलकुलेशन करते हुए तो हम एक जगह फंसे जहां पे q दे दिया क्वेश्चन में, क्योंकि q को x के टर्म्स में हमें लिखना पड़ेगा। इसीलिए इस q को अब दोबारा वापस जाके देखा मैंने कि क्या q को कुछ लिख सकते हैं, तो हाँ x का पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो जब मैंने ये यूज किया तो मजेदार तरीके से 1/√x आंसर आया। तो तुम लोगों को ये अभी लंबा लगेगा, लेकिन जब तुम शांत दिमाग करोगे, क्वेश्चंस को देखोगे, तो तुम्हें लगेगा सर ने इक्विलिब्रियम का 2 चीज यूज किया। उसके बाद उसको इक्वेट करके x का और q का रिलेशन निकाला कांस्टेंट को हटा के, और फिर जब डिफरेंशिएट करते हुए आगे निकले तो एक जगह q आया तो q का वैल्यू रखते ही आंसर आ गया कांस्टेंट। तो ऐसे ही हम शुरुआत में कोई चीज पढ़ते हैं तो वो मुश्किल लगेगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, है कि नहीं, सुनना, तो उसी चीज में हम हासिल कर लेंगे वो चीज जो हमें चाहिए होता है। तो बच्चों ये मेहनत के बलबूते पे होगा। किसी बच्चे को ये क्वेश्चन मुश्किल लगेगा, वो छोड़ देगा। हाँ मुझे पता है ना, मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है। तुम में से बहुत सारे बच्चे अभी छोड़ने के मूड में हो गए, अरे सर इतना लंबा क्वेश्चन है, क्या नीट में आएगा। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। और नीट का आदत है क्वेश्चन कभी भी कॉपी कर लेता है, तो कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आ सकता है। तो आप लोगों को डरना नहीं है। अगर मैं हिम्मत कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि आपको किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन का जो कंटेंट है उससे बेहतर कंटेंट यहां पे मिलेगा। और यहीं पे गारंटी है 180 फिजिक्स का, 180 केमिस्ट्री का। तो तुम क्यों नहीं मेहनत करोगे। मेरे हाथ में था ये मैं क्वेश्चन लेता या नहीं लेता, लेकिन मैं क्यों लिया हूं, क्योंकि मैं इंश्योर कर रहा हूं कि इंडिया की किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन का जो कंटेंट होगा उससे बेस्ट कंटेंट, बेस्ट डिलीवरी, बेस्ट थ्योरी, बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। फिर आप क्यों नहीं मेहनत करोगे। करोगे पक्का। तो कमेंट करके बताना सर ये क्वेश्चन अब याद हो गया है मुझे कि 2 बार इक्विलिब्रियम यूज किया, फिर रिजल्ट निकाला q और x में और डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट इसलिए किया क्योंकि dq/dt dx/dt यूज हो रहा था क्वेश्चन, और जब सॉल्व करते हुए आए तब q का वैल्यू एक जगह जरूरत पड़ा, जो ऊपर से उठा के रखा। रिजल्ट v इज इक्वल टू x का पावर, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x या x का पावर -1/2 आया। जब इस क्वेश्चन को 2 बार करोगे ना, आई गारंटी कि तुम में से हर एक बच्चा 30 से 45 सेकंड में यही क्वेश्चन करेगा जिसे हम 5, 7, 10 मिनट से सॉल्व कर रहे थे। ये मेरा एफर्ट और मेहनत को जाया मत जाने देना बच्चों। बहुत मेहनत है ऐसी चीज को ऐसे क्लास में कराने में, वो भी पूरा यूट्यूब पे कंप्लीट फ्री बैच में। बहुत पेन होते हैं ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को कराने में। तो मैं बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं हूं, मैं बस तुमको ये इंश्योर कर रहा हूं कि तुम अपना जान लगाओ यार। सारा रिजल्ट यहीं से निकालेंगे अपन, बस तुम लोग जान लगाओ। कंटेंट की चिंता छोड़ दो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की चिंता छोड़ दो। केमिस्ट्री में थोड़ा सा टाइम मैं ले रहा हूं क्योंकि मैं ही कंटेंट बना रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, नए क्वेश्चंस भी देख रहा हूं। तो यार थोड़ा सा ऑल्टरनेट डे 2-4 दिन अभी दूंगा केमिस्ट्री, उसके बाद रेगुलर हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि कोई क्वेश्चन टाइप करने वाला कोई लोग मिल जाए, थोड़े मोड़े पैसे लेके, तो मैं उनको रख लूंगा अपने पास, क्योंकि अब काम बहुत ज़्यादा हो गया है और अकेले मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन यस, ये करते करते पता चलता है, लेकिन आप लोगों का पढ़ाई बिल्कुल होगा। और मैं खून जला रहा हूँ, 18 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, 20 घंटे भी करूंगा, लेकिन आप लोग जान लगा के एफर्ट कीजिए। बिल्कुल बच्चा लोग, केमिस्ट्री और फिजिक्स की गारंटी मैंने ली है, मैं करवाऊंगा तुम्हें कंप्लीट। 11, 12 ड्रॉपर सब, जेई नीट सब। एक बढ़िया क्वेश्चन इसलिए करवाया। तो ऑप्शन हो गया x का पावर -1/2। तो ध्यान रखना बेटा, ये हो जाएगा आंसर।
ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का होमवर्क दिया था, उसके ऊपर बात करते हैं, फिर पढ़ेंगे सुपरपोजिशन और इक्विलिब्रियम। देखो, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर ऑफ मटेरियल डेंसिटी रो। अब जरा सा डेंसिटी मिल गया तो थोड़ा सा और फिजिक्स समझो। देखो, डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से देखना। डेंसिटी कभी भी लिखे तो याद रखना, ये होता है मास बाय वॉल्यूम। याद रखोगे आज के बाद से, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, याद रखोगे। तो कभी भी अगर मास निकालना हो तुम्हें, एम मास निकालना हो किसी भी चीज का, तो क्या करोगे तुम, जल्दी से बताओ। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो होगा वो मास के बराबर होगा। ठीक, अगर कोई बॉडी है मान लो, और उसके ऊपर धरती माता mg लगा रही है, और इसका डेंसिटी रो है, वॉल्यूम v है, तो इसी mg को, जो कि ग्रेविटी का फोर्स है, इसको अब हम लिखेंगे रो वी जी, क्योंकि मास हो गया रो इंटू वी। हाँ, तो लिखो रो वी जी। देखो मजा आया, एक तगड़ा कॉन्सेप्ट सिखा दिया तुम्हें मैंने कि कभी भी अगर इस तरीके से किसी चीज का डेंसिटी दिया हो और मास लिखना हो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखना, अगर फोर्स लिखना हो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिखना। कितना इजी में समझा तुमने। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि दो मटेरियल डेंसिटी रो है, चलो मटेरियल का डेंसिटी इसने दे दिया रो, ओके। बोल रहा है सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ मेक्स एन एंगल थीटा बिटवीन द स्ट्रिंग। तो अभी इसको छोड़ा है तो ये थीटा एंगल बना के बैठ गया। ठीक है, बहुत मजा आया। थीटा बिटवीन द स्ट्रिंग बोला है, यहां पे नोट करो पॉइंट को, इंग्लिश अच्छे से पढ़ा करो। बिटवीन द स्ट्रिंग का मतलब है ये टोटल एंगल थीटा है, तो ये आधा एंगल कितना होगा बताओ, थीटा बाई 2। ये आधा कितना होगा, थीटा बाई 2। देख रहे हो क्वेश्चंस को। अब आगे पढ़ो। बोल रहा है व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। अब इसको उठा के मैंने लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा में रख दिया। अब देखो, जब मैंने इसको किसी भी लिक्विड में रखा, बोलो हाँ है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुझे बोला क्वेश्चन वालों ने कि भैया तुम्हें हमने कहां रखा है, लिक्विड में रखा है। भैया तुम्हें हमने कहां रखा है, लिक्विड में रखा है। इसका कॉपी क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं, अच्छा ये गलत जगह जा रहा है, तो कोई बात नहीं, एक और बना देता हूं। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब इसको इस लिक्विड में रखा, इसका कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा, लेट इट बी के। इसी को अपन रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, याद रखना है। पढ़ो, व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, इस लिक्विड का डेंसिटी है सिग्मा, द एंगल थीटा रिमेन्स द सेम। अच्छा, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल अभी भी सेम है, यानी कि ये एंगल अभी भी थीटा बाई 2 है, ये एंगल अभी भी थीटा बाई 2 है। ये किसने बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये किसने बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मजा आया सर। बोल रहा है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ द लिक्विड इज, बोल रहा है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बताओ इस लिक्विड का कितना होगा। क्या बोल रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बताओ इस लिक्विड का कितना होगा। आया सर, अच्छा लगा, सुंदर लगा। अब देखेंगे बच्चों ध्यानपूर्वक, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चों। अब यहां पे इस क्वेश्चन में क्या था, इस बार भी इक्विलिब्रियम था, इस बार भी इक्विलिब्रियम था, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई था, लेकिन इस बार का इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई बाई के हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। तो पहली बार में तो ये जो मैं लिखूंगा tan थीटा बाई 2, वो लिखूंगा हॉरिजेंटल फोर्स बाय नीचे वाला फोर्स। नीचे वाला फोर्स कितना है, mg, जो किसके बराबर मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा रो वी जी के बराबर। बोलो हाँ है ना, क्योंकि अभी तुरंत समझाया मैंने, अभी तुरंत समझाया मैंने, mg को रो वी जी लिखोगे तुम। अब देखो, जब ये किसी लिक्विड में डाल दिया है इसको, तो लिक्विड में जाने के बाद एक नया फोर्स लगता है ब्लॉक के ऊपर, जिसे बोलते हैं बॉयंट फोर्स। अच्छा, लिक्विड में एक बॉयंट फोर्स लगता है। पानी में एक बॉल को ऐसे डालो, देखो वो अपने आप फेंक देगा। क्यों, बॉयंट फोर्स लगता है। ये बॉयंट फोर्स किसके बराबर होता है जरा समझते हैं। और नीचे लगेगा mg। मैंने क्या बताया है जरा समझना, कि इस बार tan थीटा बाई 2 तो हो जाएगा एफ ई बाय रो वी जी, लेकिन दूसरी बार
यहां का टेन थीटा बाई टू जो है वो क्या होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। मैंने सिखाया क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय नीचे वाला फोर्स। तो नीचे वाला जो नेट फोर्स होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ ई बाई के है, नीचे वाला फोर्स कितना होगा, ये mg में से fb को घटाना होगा, तभी ये ऐसा एंगल बन रहा है। अगर ये ज्यादा बड़ा होता तो ये तो ऐसा एंगल बना देता ना, ये खींच के लेके चला जाता ऊपर भैया। लेकिन ऐसा नहीं है, पानी के अंदर एंगल उतना ही है जितना पहले का था, यानी कि mg अभी भी ज्यादा ही है पॉइंट फोर्स से, तभी ये अभी भी नीचे ही खींच के रखा है। इसीलिए मैं बार बार लिखता था कि ये याद रखना, हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय नीचे वाला फोर्स। अब आया समझ में क्यों मैं नीचे वाला लिखता हूं, नीचे वाला नेट फोर्स लिखना है तुम्हें। अरे वाह सर, मजा आ गया, तो लाल वाला दिल बरसा दो बेटा एक बार तुम लोग। अरे तुम लोग लाल वाला दिल बरसाते नहीं हो यार, पक्का का पक्का बता रहा हूं मैं, जल्दी बरसाओ। समझ आया कि क्यों मैं बार बार नीचे वाला बोलता हूं, क्योंकि अब mg ज्यादा होगा, तो नीचे वाला फोर्स होगा mg माइनस fb। अब मजा आने वाला है तुम्हें। ये भैया mg को तो मैं रो vg लिखना सिखा दिया, ये बॉइंट फोर्स कैसे लगता है सर, तो उसके लिए ज्ञान लो। यहां पे जैसे कोई भी लिक्विड है, मान लो लिक्विड में कोई बॉडी अंदर गया, मान लो ये बॉडी, इसका वॉल्यूम मान लो कितना है, v है, मान लो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है v है, और इस लिक्विड का डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, और इसका जो डेंसिटी है वो मान लो रो है। तो नीचे एक फोर्स लगेगा रो vg जो mg के बराबर होगा, और ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसे हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। वो होता क्या है, वो आर्किमिडीज नाम का साइंटिस्ट ने बताया था कि जब किसी बॉडी को पार्शियली या फुल्ली लिक्विड मटेरियल मीडियम में तुम इमर्ज करते हो, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स हमेशा इसका जो बॉडी को तुमने डाला उसके चलते वो पानी को रिप्लेस किया, वो जो रिप्लेस्ड वाटर है, वो जो रिप्लेस्ड फ्लूइड है, उसका जो वेट है उतना ही वेट के बराबर का अपवर्ड फोर्स लगता है। फिर से सुनो क्या बोला आर्किमिडीज ने, अगर किसी बॉडी को किसी लिक्विड में पार्शियली या फुल्ली, कम डालो 1/3 डालो पूरा डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट हमेशा लगेगा। जब तुम इमर्ज करते हो लिक्विड में तब उसके ऊपर एक फोर्स लगता है पॉइंट फोर्स, वो हमेशा जितना वो अपना जगह बनाने के चलते पानी को हटाया होगा, तो जितना डिस्प्लेस्ड वाटर है, डिस्प्लेस मतलब हटाना, जितना डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है जो नहीं है पानी में लगेगा, किसी भी फ्लूइड में लग सकता है, फ्लूइड वह है जो बह है, समझ आए लेकिन नहीं लोग बोले बचवा अभी समझ में, बह है जो बह है वो फ्लूइड है। तो जितना डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका जो वेट होगा उतना ही लगेगा। तो वेट मतलब ये अगर वॉल्यूम v का है तो ये कितना पानी को हटाया होगा, इतना ही पानी को हटाया होगा। तो इसका वेट मतलब इसका mg, इस मतलब पानी का mg, फ्लूइड का mg। इसीलिए फ्लूइड की डेंसिटी लेते हैं बॉयंट फोर्स सिग्मा v, ये हो गया m और g। अरे वाह सर क्या बात है, यानी कि आर्किमिडीज ने बताया कि किसी भी बॉडी को पार्शियल या फुल्ली जब सबमर्ज करते हैं तो डिस्प्लेस फ्लूइड के बराबर का लगता है हमारे ऊपर पॉइंट। देखो तो ऊपर लगा पॉइंट फोर्स डिस्प्लेस फ्लूइड के बराबर का, तो इसीलिए पॉइंट फोर्स होता है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। देखो यहां पे डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की डेंसिटी देखो इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू जी। तो आज के बाद से हमेशा मेरा लाइन याद रखना, बॉयंट फोर्स हमेशा होता है डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू जी। ये तगड़ा डबल ए आर्मी बना दिया मैंने तुम्हें, अगर तुम डबल ए आर्मी बन गए तो जल्दी से बता दो। तो सर यहां पे जो ये बॉयंट फोर्स है इसको हम लिखेंगे एफ बी बाई के, और mg को लिखेंगे रो vg, और इसको लिखेंगे सर सिग्मा vg। दोनों का वॉल्यूम बराबर क्यों किया, क्योंकि पूरा पानी में है, पार्शियली की बात इसने करी ही नहीं। अच्छा अब मुझे पता है कि tan थीटा बाय 2 fe बाय रो vg भी है, और tan थीटा बाय 2
यहां पे एफ बी क्यों लिख रहा हूं मैं, ये एफ ई है, एफ ई है, एफ ई है, यहां पे भी लिखिए सर आप एफ ई बाय के इंटू रो वीजी इंटू सिग्मा वीजी है। इन दोनों इक्वेशन को तुम देखो, लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है तो राइट साइड भी दोनों का बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2, या मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बोलो मजा आया क्या तुम लोगों को दोस्त? क्या यहां से एफ ई बाय रो वीजी, देखो ध्यान से, एफ ई बाय रो वीजी इज इक्वल टू एफ ई बाय रो वीजी माइनस सिग्मा वीजी। बोलो मस्ती भरा गेम है, जीवन का मजा आया। अरे एक बात बताओ, क्या मैं इस तरीके से जो पूरा जी जान लगा के तुम्हारे लिए एफर्ट दे रहा हूं, क्या तुम ये चाहते हो, या तुम चाहते हो ऐसे जल्दी जल्दी कर दो कोर्स कंप्लीट? अगर नहीं चाहते हो ना तो थोड़ा एफर्ट देके कमेंट करके शेयर वेयर करके जरूर बताना। और यार तुम लोग सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा शेयर करो तभी तो सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, है कि नहीं दोस्त? तो अपन जान लगाएंगे। आप लोग बताना ये सब कॉन्सेप्ट से बिल्ड करता है कि नहीं, तुम्हें मजा आता है कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताना, तभी मुझे पता चलेगा क्या तुम्हें जरूरत है। और भी तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना, अपन जान लगाएंगे यार। लेकिन तुम्हारा 360 श्योर कराएंगे। जेईई मेंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के बलबूते पे एनआईटी भेजेंगे तुम्हें, सोच रखे हैं बिल्कुल। इस बार सारा नीट का बच्चा को जेईई मेन क्वालिफाई करवाऊंगा मैं, देख लेना जो यहां से पढ़ रहा है, नीट करवा के जेईई मेन भी। अब तुम्हारा मन तू इंजीनियर बने या डॉक्टर, ठीक है, पक्का देखना। क्योंकि अब तू कुछ भी एग्जाम दे सकता है, तेरे को पता है कि तू बायोलॉजी वाला नीट वाला बायोलॉजी सब दे सकता है, पता है ना तुम लोगों को, तुम लोग दे सकते हो सारा एग्जाम। एनटीए ने ये कर दिया है नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ये एफई और एफई खत्म, ये इधर ये इधर। तो अब लिखोगे क्या, ये देखो वीजी यहां पे, वीजी यहां पे, वीजी 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 कॉमन ले लो, तो ये इधर गया, लिखो रो वीजी, यहां पे वीजी कॉमन ले लो, वीजी कॉमन ले लिया। अच्छा एक चीज मिसिंग है, के को कहां छोड़ दिया सर आपने? के लिखो, के लिखो, के लिखो, के लिखो, के लिखो, के लिखो। तो ये वीजी कॉमन ले लिया, वीजी कॉमन ले लिया, बचा क्या, रो माइनस सिग्मा और इंटू के। अब ये देखो ये हो गया खपाच टकाक, बचा क्या, के का वैल्यू क्या हो गया, के ही निकालना है ना। के का वैल्यू क्या हो गया बताओ, रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा। तुमको मजा आया, जल्दी से बताओ सर, जबरदस्त। रो डिवाइडेड बाय रो माइनस, इधर है देखो तो, रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा। मस्ती भरा गेम आया, समझ आया, अच्छा लगा तो जल्दी से बता दो यस सर, जबरदस्त। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है, इसमें हमने खूब सारी चीज सिखाए तुम्हें। देखो इसमें बॉयंट फोर्स सिखा दिया, डेंसिटी सिखा दिया, इक्वल सिखा दिया, डाइलेक्ट्रिक सिखा दिया, कितना चीज मिक्स किया। ये 4 क्वेश्चन के बदले इकलौता क्वेश्चन है। और ऊपर वाला में कितना कॉन्सेप्ट है, देखो डिफरेंशिएशन का चेन रूल यूज करवा दिया, प्रोपोर्शनलिटी को यूज करना सिखा दिया। उसके बाद यहां पे देखो स्मॉल एंगल का ख्याल रखना सिखा दिया, कैसे मैंने सबका वैल्यू एल लिया वो सिखा दिया, इक्विलिब्रियम का दोनों फॉर्मूला सिखा दिया। तो इतने वैरायटीज क्वेश्चन तुम्हारे लिए इसलिए लेकर आ रहे हैं, वो भी नीट में पूछा गया क्वेश्चन, जेईई मेन में पूछा गया क्वेश्चन, कभी भी आ सकता है तुम्हारे को। इसलिए इतना बढ़िया कंटेंट की डिलीवरी दे रहा हूं बेटा, मस्ती भरा गेम हो रहा है। हम हैं कहां पे, हम हैं नायाब सीरीज में, जहां पे फिजिक्स की मैं एकदम गारंटी उठा रखा हूं कि भैया चाहे नीटवा वाला हो या जेईई मेनवा वाला हो, सारा फिजिक्स और केमिस्ट्री यहीं से आने वाला है। केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा ऑल्टरनेट क्लास आएगा 2-4 दिन बस, उसके बाद जैसे ही कंटेंट बन गया मैं तुम्हारे को देता रहूंगा, क्योंकि उसका सारा कंटेंट मुझे बनाना पड़ रहा है। अब क्या पढ़ाओगे सर? अब पढ़ाएंगे अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन क्या होता है? ये मल्टीपल चार्ज जब एक्शन में आता है तब सुपरपोजिशन की याद करेंगे। तो सुपरपोजिशन क्या होता है, पहले 2 चार्जेस के ऊपर तो कूलम से काम चल गया, लेकिन अब अगर मल्टीपल चार्ज है, मान लो ये Q1 है, मान लो यहां पे Q2 है, मान लो यहां पे Q3 है, और यहां पे मान लो Q चार्ज है, अब कैसे लगेगा भैया? अब तो ये इस पे भी फोर्स लगाएगा, ये बोलेगा इसको चल भाग जा, ये बोलेगा इसको चल भाग जा, ये बोलेगा इसको चल भाग जा। लेकिन जब ये तीनों इस पे फोर्स लगा रहा होगा तो ये मुंह देख रहा होगा क्या? नहीं, ये भी बोलेगा अबे तू मेरे को फोर्स लगा रहा, मैं देखता रहूंगा क्या, चल भाग यहां से। ये बोलेगा हाँ मैं भी लगाऊंगा, ये बोलेगा मैं भी लगाऊंगा। ये दोनों बोलेगा तुम लोग मेरे पर ही फोर्स लगाओगे क्या, मैं भी लगाऊंगा, चल तू भाग। ये बोलेगा चल तू भाग, ये बोलेगा चल तू भाग।
अब रुक जा। अब इतना लगाने के बाद सब बोलेगा तू क्या बहुत बड़ा नेता बन रहा है, हम ही लोग तेरे ऊपर फोर्स लगा, तू ही मेरे ऊपर फोर्स लगाया क्या, मैं भी लगाऊंगा। अब एक क्वेश्चन है, जब ये लगा दिया फोर्स इसके ऊपर इधर, तो ये खिसक गया होगा। हाँ सर। तो ये जब लगा रहा होगा तो ये देख ही नहीं पा रहा भैया मैं के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर किस आर पे लगाऊं, क्योंकि ये फोर्स लगा दिया तो ये भागे जा रहा है भागे जा रहा है। ये इंतजार ही करता रह जाएगा कि इस आर पे लगाऊं या यहां के आर पे या यहां के आर पे। बात समझ में आ रहा है? बहुत सारे चार्जेस हैं, एक ने एक के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगा तो वो भागना शुरू हो गया। दूसरा बोल रहा है भैया मैं भी लगाऊंगा मैं भी लगाऊंगा मैं भी लगाऊंगा। तीसरा भी बोल रहा है मैं भी लगाऊंगा, क्योंकि कूलम ने बोला भैया सब चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा। तो हम पगला गए भाई, क्या ये है भाई, ऐसे में तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा, दो ही चार्ज वाला लग पाएगा। तो हमारे जैसे बुद्धिजीवी लोग आए यहां पे और तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोगों को समझाने के लिए, अरे ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूं, तुम लोग यार सुपर डुपर हो, क्या बात कर रहे हो। देखो 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 मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं एक नया चीज। लोगों ने बोला क्या, बताओ। हमने बोला हमारे पास है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो हम बोले अरे वाह यही तो चाहिए था, बताओ जल्दी से। इसने बोला सुनो, जब बहुत सारा चार्ज हो और किसी एक के ऊपर फोर्स देख रहे हो तो सबको एक साथ देखोगे तो निपट जाओगे। ये वैसा ही है, बहुत सारे पे नजर रखोगे तो जो अपनी वाली है वो भी गई भैया। याद रखना है, एक को देख रहे हो तो एक ही को देखो, बाकियों को बिल्कुल मत देखो। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, जल्दी से देखना। फोर्स ड्यू टू वन ऑफ द चार्ज, फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज इज independent of the presence of all the charges in the surrounding। यानी कि अगर एक के ऊपर दूसरे चार्ज का फोर्स देख रहे हो तो बाकी चार्ज आसपास के रीजन में है या नहीं है उससे कोई मतलब तुम्हें नहीं रहना चाहिए। फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑल द चार्जेस इन द सराउंडिंग। एंड तो जब ये लगा रहा था तो इसने बोला मैं लगाऊंगा, तो मैंने बोला ठीक है तू लगा ले, मतलब ही नहीं है। फिर जब ये लगा रहा था तो मैंने बोला तू लगा ले, मेरे को बाकियों से मतलब नहीं है। फिर ये बोल रहा था मैं भी लगाऊंगा, तो मैं बोला तू भी लगा ले, मुझे बाकियों से मतलब नहीं है। यानी कि जब एक का फोर्स देख रहे हो तो डिस्टेंस वही रखेंगे हमेशा। मान लो ये आर है तो ये आर ही रहेगा हमेशा, मान लो ये एक्स है तो एक्स ही रहेगा हमेशा, मान लो ये z है तो z ही रहेगा हमेशा। यानी कि किसी एक के ऊपर जब फोर्स तुम देख रहे हो, इन्हीं दोनों को देखो बाकियों को मत देखो, इनके चलते फोर्स लिख लो, लिख लिया तुमने, बस ये खत्म। अब फिर इसके चलते फोर्स लिखो, लिख लिया तुमने, फिर खत्म। फिर तीसरे को देखो, इसके चलते फोर्स लिखो, ये दोनों को खत्म करके। तो ये सुपर पोजिशन क्या बताता है, ये दो चीज बताता है। पहले बोलता है ये इंडिपेंडेंसी की बात करता है, देखो इंडिपेंडेंसी, देखो 12 क्लास के बोर्ड वाले को आता है, इंडिपेंडेंसी की बात करता है। दूसरा ये बोलता है किसी एक के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो इन सबका वेक्टर सम होगा। और दूसरा ये वेक्टर सम की बात करता है, किसकी बात करता है, वेक्टर सम की। यानी कि ये दो चीज की बात करता है। इसको बढ़िया इंग्लिश में निकाल लो, क्या लिखोगे इंग्लिश में जल्दी बताओ। फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज, ड्यू टू अदर चार्ज, ड्यू टू अदर चार्ज इज independent of the presence of all other charge in the surrounding, all other charges in the surrounding। आया मजा। फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज या एनी अदर चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑल द चार्जेस इन द सराउंडिंग। फोर्स ऑन एनी चार्ज
ड्यू टू अदर चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑल द अदर चार्जेस इन द सराउंडिंग। आया मजा? जितना भी चार्ज होगा उस सबसे स्वतंत्र होगा। एक को देख रहे हो तो एक ही को देखो, बाकी को मत देखो। एंड द नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ, एंड द नेट फोर्स on that charge, on the net force on that charge is vector sum of all the individual forces, all the individual। बोलो मजा आया क्या तुम्हें? तो ये पहले इंडिपेंडेंसी की बात किया, एक को देख रहे हैं कि ये देखो, और फिर नेट फोर्स की बात किया। तो मैं लिखूंगा एफ नेट जो होगा इस क्यू के ऊपर, जो नेट फोर्स होगा वो F1, F2 और F3 के वेक्टर सम पे होगा। अब इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, इक्विलिब्रियम पे पढ़ेंगे। तुम लोग को ये पेस और सब कुछ मजेदार है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं खूब सारे क्वेश्चंस लाया हुआ हूं इक्विलिब्रियम ये, लेकिन वो पूरा हो नहीं पाता है। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग मुझे बताना क्या पेस ठीक है, सब कुछ ठीक है, एंजॉय कर रहे हो फिजिक्स को, मजा आ रहा है तुम्हें, और मेहनत जो तुम्हें लग रहा है वो प्रॉपर लग रहा है, तो जरूर बताना, दबाना सब्सक्राइब का बटन, शेयर करना, सब कुछ करना, और जरूर अभी बताना अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बम्फर और मजेदार चल रहा है तो वो भी बताना। अपन पूरा जान लगा रखे हैं कि यहीं से आए 360 में 360, और वो मैं कंफर्म करूंगा। टेस्ट की भी तैयारी करते रहना, कल केमिस्ट्री आएगा, केमिस्ट्री थोड़ा अल्टरनेट डे पे भी आ रहा है। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मिलेंगे इसी तरीके से एक और भयानक से सेशन में कल, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, लव यू, बाय।